बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 27, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दिस इज द लास्ट हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस is the name given income from other sources is the name suggests is a general head of income. It includes all kinds of income which are not covered within the ambit of other heads of income. Therefore, it is suggested that when an income is neither an income exempt from tax nor does it fall under afore discussed heads of taxable income, then it must be included as income from other sources. Income tax ordinance in which says that the same is income of every kind received by a person in a tax year if it is not included in any other heading. Any other heading means जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस, which we have not discussed in the previous heads. So other than income exempt from tax under this ordinance shall be charged to tax in that year under the head income from other sources. In this lecture, first of all we will introduce introduction of income from other sources के इनमें कौन कौन से जो है इनकम्स आ जाती हैं, basis of charges, treatment of dividend, treatment of winning from lottery, crossword puzzle, treatment of interest on securities, interest exempt from tax, receipt without consideration, deduction under head of income from other sources. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इसमें से पहले डिविडेंड को जो है जो इसमें इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर में कवर करेंगे. अब यहाँ पे द अदर नेम ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज यू कैन से रेसिड्यूरी हेड ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज अ रेसिड्यूरी हेड ऑफ इनकम. रेसिड्यूरी का मतलब है मतलब बची हुई इनकम नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड. वो इनकम जो कि बाकी हमारे इनकम हेड ऑफ इनकम में जो है टैक्सेबल नहीं है, चार्जेबल नहीं है, वही इनकम हमारे इस हेड में हम चार्जेबल टू टैक्स करेंगे. और वो कौन कौन सी इनकम है उसके बारे में बात करेंगे. जैसे कि ऑल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन आर कैपिटल गेन इज कोड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि इनकम फ्रॉम इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम सैलरी, वो इनकम जो कि आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनमें हमने कवर नहीं किया. वो इनकम जो कि हमने टैक्सेबल इसकी नहीं पड़ी, वही सारी इनकम जो है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बने. और बेसिस ऑफ चार्जेबल सेक्शन 56(1) अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 जो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो चार्जेबल है. बट हमने पहले बात की है कि जो हमारे पहले 4 हेड्स हैं उनमें इनकम नहीं आती तो वो हमारे यहाँ पे चार्जेबल होगी. एंड इनकम शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 या 2001, अब जो लेटेस्ट वर्जन है 2001 में, सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट. Such income is not chargeable to tax under any first 4 heads. अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो होते हैं, पहले बात कर चुके हैं, पहले 4 हेड में हैं,
वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP शॉर्टली इसको कहते हैं, एंड लास्ट वन इज कैपिटल गेन। वो इनकम जो कि इन 4 हेड्स में नहीं है और उस पर टैक्स इम्पोज नहीं किया गया, चार्जेबल नहीं है, तो वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसमें आ जाती है। इनकम जनरली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 51। अब जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसमें हमारे कौन कौन सी जो है इनकम्स होगी। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट, पहली बात हो गई। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, जो बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स। रेंट फ्रॉम अ वेकेंट पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इन पाकिस्तान, यहाँ पे हम बात करेंगे। इंश्योरेंस कमीशन, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज जो हैं, जो अनडिस्क्लोज सोर्सेज होते हैं, इसकी जो इनकम होती है, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम डिस्कस करेंगे। अनडिस्क्लोज सोर्सेज जो हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो हमारी डिलेड रिफंड है, इसके बारे में जो इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे। Remuneration received by a person from a person other than his employer. Let's suppose examination fee received by a teacher. एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, एग्जामिनेशन फी जो है रिसीव करता है टीचर। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इफ नॉट डिस्कस्ड इन प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन, जो हमने प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन में अगर वो चार्जेबल नहीं हुआ है तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो रॉयल्टी यहाँ पे क्या होगी, चार्जेबल होगी। डायरेक्टर्स सेटिंग फ़ी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, इसी तरह जो बोर्ड मीटिंग की फ़ी होती है, अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, वो भी क्या होगी, यहाँ पे चार्जेबल होगी। अच्छा, उसके बाद है स्पेसिफिक इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो स्पेसिफिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं, इस पर सेक्शन 52 द फॉलोइंग इनकम आर ऑलवेज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दीज आर। ये वो इनकम है जो कि हर हालत में टैक्सेबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। कौन से डिविडेंड, जो कि डोमेस्टिक कंपनीज के अलावा जो है, इवन इफ शेयर्स आर हेल्ड अ स्टॉक इन ट्रेड, उसमें जो शेयर्स हैं स्टॉक इन ट्रेड में जो हेल्ड करके रखी हैं, होल्ड करके रखी हैं, वो भी इसमें आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, जो हमने लॉटरी में जो हमारी विनिंग है, क्रॉसवर्ड पजल्स, इसकी जो इनकम है चार्जेबल टू टैक्स है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, इसमें गैम्बलिंग भी है या बेटिंग, एक बात, ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर व्हाटसोएवर इफ इट डिजर्व्ड एज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब वो जो अगर उसको रेगुलर तौर पे उसको करते हैं, जैसे कि लॉटरी है या गेम वगैरह इसी पे जो है लगाते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग में जुआ वगैरह खेलते हैं, इनकी जो इनकम होती है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टू टैक्स होंगे। इसके अलावा एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ सुपरएनुएशन फंड और एनी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय प्रोवाइडेड इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, मतलब जो हमने PGBP में प्रॉफिट एंड गेन या इनकम फ्रॉम बिजनेस सिंपली, जिसमें हमने जो एम्प्लॉयर की वेलफेयर, जो कि उनके फंड होती है, वेलफेयर के अलावा जो एम्प्लॉयर की फंड होती है वो भी किस में होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको इंक्लूड करते हैं, उस पर चार्ज टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है।
उसके बाद है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। मतलब वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो कि हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में वहाँ पे जो टैक्स इम्पोज नहीं हुआ है, तो वही सिक्योरिटीज जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी प्लांट और फर्नीचर प्रोवाइडेड इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट। वही बात ये भी सिंपली है जो हमारी मशीनरी है प्लांट और फर्नीचर की, जो वहाँ पे उस पर टैक्स इम्पोज नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको हम लेकर आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और वहाँ पे इस पे क्या कहते हैं टैक्स इम्पोज किया जाता है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर अलॉन्ग विद बिल्डिंग एंड लेटिंग ऑफ बिल्डिंग। ऊपर वाली तो बात तो ये, इसमें जो है बिल्डिंग एंड लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज inseparable from letting of machinery, plant or furniture, provided it is not taxable under the head of profit and gain of business and profession। PGBP उसमें भी यही बात की गई है, जो हमारे PGBP में वो बहुत लेंथी चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसी इनकम हो जो वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं की थी, ठीक है, तो वो ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मेन जो मतलब है, पर्पस है यहाँ पे कि वो इनकम जो कि हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस में से वहाँ पे चार्जेबल टू टैक्स नहीं है इनकम, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको क्या कहते हैं, उस पर टैक्स इम्पोज के वो चार्जेबल टू टैक्स होते हैं। एनी सम रिसीव अंडर अ कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय अवे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी प्रोवाइडेड इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर। वही बात है कि वही सच पॉलिसी बोनसेज होंगे जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में वहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उसकी अमाउंट जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और उस इनकम पे भी टैक्स इम्पोज किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। रिसिप्ट ऑफ सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन मीन उसमें जो है आपकी एक्सपेंसेस और वगैरह जो है उसके अलावा, डिडक्शन के अलावा, उसके अलावा जो रिसिप्ट ऑफ एनी सम ऑफ मनी, किसी किस्म की भी मनी हो, रिसिप्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, या इसके अलावा एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन, रिसिप्ट एंड इमूवेबल एंड रिसिप्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि हमारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वहाँ पे जो हमने उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया, तो यहाँ पे उस पर टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा। रिसिप्ट ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी विदाउट कंसिडरेशन और ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। शेयर्स की जो कंपनी है जिसमें उसने एक्सपेंसेस और डिडक्शंस जो है वो लेस किए गए हैं, ठीक है, उसके अलावा जो उसकी कंपनी की जो रिसिप्ट है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे मोस्टली इसको क्या करेंगे, डिविडेंड को और शेयर्स को जो कि हमने विद होल्डिंग पीरियड जो है उसको डिस्कस किया था। तो अगर वो रिसिपेंट जो है या कोई कंपनी है या कोई फर्म है, तो इसकी इनकम जो है उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, बशर्ते कि उसको जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने वहाँ पे चार्जेबल टू टैक्स ना किया हो। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में जो है उसकी भी कौन सी अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन सा यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम शेल बी कंप्यूटेड एंड अकॉर्डिंग विद द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। अब जो फर्स्ट वन है, इफ मर्सेंटाइल सिस्टम इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी द इनकम टैक्स ऑन अक्रूअल बेसिस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अक्रूअल बेसिस पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा अगर मर्सेंटाइल सिस्टम है। अब इफ कैश सिस्टम इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी इनकम टैक्स, अगर वो कैश सिस्टम रखते हैं तो फिर रिसिप्ट बेसिस पे क्या होगा, इसकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये दो है। रिसिप्ट बेसिस पे कब होगा, जब कैश सिस्टम हो, ठीक है, और अक्रूवल बेसिस पे जब मर्सेंटाइल सिस्टम। अब थर्ड वन है
If assessing officer is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts of the CC or where the methods of accounting have not been regularly followed by the SCC, मतलब अगर SCC जो है वो कभी अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है, कभी रिसिप्ट बेसिस को फॉलो करता है, तो फिर उसमें क्या होगा, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड ऑफ द SCC, तो उन दोनों के बाद जो उनकी बेस्ट जजमेंट की जाएगी और उसके बिना पे उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि अब इसको रिसिप्ट बेसिस पे करें या अक्रूवल बेसिस पे करें। अब अगर वो इसके असेसिंग ऑफिसर जो है, लेट्स सपोज FBR के जो हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर उन दोनों में वो देखेंगे कि जिसमें से उसकी इनकम ज़्यादा आती है, ठीक है, तो वो उस टैक्स ईयर के लिए जो है उसको कंसिडर करेंगे और उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब हमने जो है लॉटरीज की बात की। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग और बेटिंग। अब सबसे पहले है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, विनिंग क्रॉसवर्ड पजल है, विनिंग फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग एंड बेटिंग। नो एक्सपेंडिचर अलाउड टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ दीज इनकम। ये जो इनकम है इसमें कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये गैम्बलिंग टाइप के हैं, ठीक है, इसके एक्सपेंडिचर बहुत कम होते हैं, ठीक है, और इस वजह से इस पे कोई टैक्स जो है एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउबल नहीं होता, अलाउड नहीं होता। टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स आउट ऑफ फॉलोइंग इनकम। अच्छा, अब जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है, डिडक्ट एट सोर्स, उसके लिए कंडीशन ये है कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर उसकी जो लॉटरी किसी ने जो है विन की है, अगर उसकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, तब उस पर टैक्स इम्पोज होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर 10,000 से कम है तो फिर उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा। विनिंग क्रॉस वर्ड पजल, अगर इसका जो प्राइस है ये भी सेम है, 10,000 से ज़्यादा है तो इस पर टैक्स क्या होगा, इम्पोज किया जाएगा। विनिंग फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, इफ प्राइस एक्सीड ₹5,000, अगर 5,000 से अमाउंट इंक्रीज की कर दी जाए तो उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, इफ प्राइस एक्सीड ₹10,000, कार्ड गेम में जो है 10,000 अगर वो अमाउंट इंक्रीज कर जाए तो फिर भी उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। इसमें यह है कि इन केस ऑफ अमाउंट प्राइस इज नेट रिसीव्ड और आफ्टर रिडक्शन ऑफ टैक्स इट हैज टू बी ग्रोस्ड अप। मतलब इसकी जो सेक्शन है, हम जो है इसका नेट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड को 100 से माइनस 30 करते हैं, मतलब 30% जो है उसका लेते हैं जो इसके विनिंग प्राइस होते हैं, जो कि हमारे पास गिवन ना हो। अच्छा, इनकम टू इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ मनी एंड और प्रॉपर्टी। अगर हमने जो है ट्रांसफर ऑफ मनी या प्रॉपर्टी है उसको जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो फिर if individual or a half receive on or after first day of October 2009, ये 2009, अब हम बात करेंगे 2019 की, and any previous year from any person or persons a sum money or property which fall under any of the 4 categories mentioned below, it is chargeable to income tax under the head income from other sources। कि वो इनकम जो कि इंडिविजुअल को रिसीव हुई है, ठीक है, किसी भी पर्सन से, इंडिविजुअल से या फिर हमने बात की थी कंपनी से या AOP से, अगर वो जो हमने डिस्कस किए हैं ऊपर 4 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनमें अगर नहीं आती तो वो जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको हम इंक्लूड करेंगे और उस पर जो है टैक्स इम्पोज होगा उस अमाउंट पे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो नेचर ऑफ गिफ्ट है, कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी है, whether tax are all received considered for limit of ₹50,000, value tax
वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स, ये 4 ऊपर इसको देखें। नेचर ऑफ गिफ्ट है, देखो एनी सम ऑफ मनी, किसी अमाउंट है मनी के जरिए आपको है। इफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड ₹50,000, अगर उसकी 50,000 से एग्रीगेट वैल्यू जो है, ठीक है, तो उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा ऑल रिसिप्ट पे, ठीक है, विदर सिंगल आर ऑल रिसिप्ट। यहाँ पे गिवन है, तो इस कंडीशन में ऑल रिसिप्ट पे जो है होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू, होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू, जो एग्रीगेट वैल्यू है मतलब 50,000, यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू 50,000 है, तो उस पर जो है ऑल रिसिप्ट पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा। सेकेंड वन, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब है कि उसमें जो विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, मतलब इसमें एक्सपेंसेस और डिडक्शन जो है उसको निकाल के उसकी अगर वैल्यू बनती है 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम सिंगल रिसिप्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिंगल रिसिप्ट, तो उसकी जो वैल्यू है उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा अगर उसकी वैल्यू जो है 50,000 से एक्सीड कर जाती है। अब एनी मूवेबल, ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी है, एनी मूवेबल, एफ फेयर मार्केट वैल्यू FMV, फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड ₹50,000, ऑल रिसिप्ट है, होल ऑफ सच एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू है अगर 50,000 से वो इंक्रीज कर जाती है तो उस पर भी चार्जेबल टू टैक्स है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन विच इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, FMV एक्सीड ₹50,000, ऑल रिसिप्ट, होल ऑफ सच एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू लेस कंसिडरेशन। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, तो इसमें से हम कंसिडरेशन को लेस करते हैं, मतलब उसकी एक्सपेंसेस और अदर जो डिडक्शन है वो लेस करके फिर उसके बाद उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। सिर्फ ये लास्ट वाली कंडीशन में है कि इसमें जो एक्सपेंसेस है और डिडक्शन है वो लेस कर दिए जाते हैं उसके बाद उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलेटिव्स। प्रॉपर्टी मीन्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट ऑफ द SEC, नेमली कौन कौन से प्रॉपर्टी यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, दोनों हो सकती है, शेयर ऑन सिक्योरिटीज हो गई, ज्वेलरी हो गई, आपके ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गई, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं उसकी मीनिंग क्या है, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी जो इनकम है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अगर उनको जो है ये सारी नीचे 1 by 1 गिवन है, अगर उनको भी इनकम है, पार्ट ऑफ इनकम है, ठीक है, इनके साथ, तो उस पर भी टैक्स इम्पोज किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।